नमस्कार। आइए सुनते हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास वैशाली की नगर वधू का 11वां भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। ज्ञातिपुत्र सिंह तक्षशिला से सम्मान स्नातक हो 10 वर्षों बाद वैशाली लौट आए हैं। उनके साथ उनकी गांधारी पत्नी रोहिणी भी आई हैं, जो आचार्य बाहुलाश्व की इकलौती पुत्री हैं। वैशाली में उनके स्वागत की धूम में पान गोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस पान गोष्ठी में अन्य गण्यमान्य अतिथियों के अलावा देवी अम्बपाली भी आई हुई हैं। अन्य अतिथियों में महाबलाधिकृत सुमन, नौबाल्याध्यक्ष चंद्रभद्र, उपनायक सूरसेन, ब्राह्मण मठ के आचार्य महापंडित भारद्वाज, वैशाली का प्रसिद्ध कीमियागार वैज्ञानिक सिद्ध गौड़पाद, जिसके विषय में प्रसिद्ध है कि उसके पास पारसमणि है और वह पत्थर को भी स्वर्ण कर सकता है। तरुण मंडल में युवराज स्वर्णसेन, जयराज और सूर्यमल का गुट था, और महिलाओं में शौल्किक की पत्नी रंभा और अनेक दास दासियां। नौबालाधिकृत चंद्रभद्र सिंह का स्वागत करते हैं और कहते हैं कि किस प्रकार उसके पिता को मागधों ने छल से मार डाला। सिंह कहते हैं कि वो अपने पिता के प्राणों का बदला लेंगे। सिंह की पत्नी गांधारी रोहिणी दास दासियों की व्यवस्था देखकर क्षुब्ध हो जाती हैं और कहती हैं कि अपनी सुविधा के लिए किसी को बंदी बनाकर या खरीद कर हम उन पर अत्याचार कर रहे हैं। उन्हें भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। वो कहती हैं कि उनके गांधार के समाज में सबको समान अधिकार है। आचार्य अश्वलायन उन्हें समझाते हैं कि यहाँ की सामाजिक व्यवस्था यही है। यहाँ लोगों को अपने काम और अपने आराम की जिंदगी के लिए दास दासियों की आवश्यकता होती है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। अध्याय मल्ल दंपति। वसंत की मस्ती वातावरण में भर रही थी। शाल वृक्षों पर लदे सफेद फूलों की सुगंध वन को सुरभित कर रही थी। एक तरुण और एक तरुणी अश्व पर सवार उस सुरभित वायु का आनंद लेते धीरे धीरे बातें करते चले जा रहे थे। तरुणी का घुटने तक लटकने वाला अंतर्वासक वस्त्र हवा में फड़फड़ा रहा था और उसके कुंचित काली नागिन से उन्मुक्त केश नागिन की भांति हवा में लहलहा रहे थे। तरुण ने अपने घोड़े की रास खींचते हुए अपने सुंदर दांतों की छटा दिखाते हुए कहा, वाह, क्या बढ़िया आखेट है। वह देखो, पुष्करणी के तीर पर वह सूरत अपनी थूथन कीचड़ में गड़ा गड़ा कर क्या मजे से मोथे की जड़ खा रहा है। तो मैं अपना वाण सीधा करूं प्रिय? ठहरो प्रिय, वह देखो, एक और मोटा वाराह इधर को ही आ रहा है। हृदय पर वाण संधान करना। तरुण ने वाण धनुष पर चढ़ाकर अश्व को घुमाया। तरुण ने भी फुर्ती से वाण को धनुष पर चढ़ा लिया। फिर उसने तरुण के बराबर अश्व लाकर कहा, सावधान रहना, यदि लक्ष्य च्युत हुआ तो पशु सीधा अश्व पर आएगा। हाँ, अब वाण छोड़ो। तरुण ने कान तक खींचकर वाण छोड़ दिया। वाण सन्न से जाकर वाराह की पसलियों में अटक गया। पशु ने वेदना से चित्कार किया और क्रुद्ध होकर घुर्र घुर्र शब्द करता हुआ सीधा तरुणी के अश्व पर टूटा। तरुण ने इसी बीच तान कर एक वाण चलाया। वह उसकी आंख फोड़ता हुआ गर्दन के पार निकल गया। पशु भूमि पर गिरकर छटपटाने लगा। तरुणी ही करके हंसने लगी। तरुण घोड़े पर से उतर पड़ा। वह पशु को खींचकर एक वृक्ष के नीचे ले गया। तरुणी ने भी घोड़े से उतरकर दोनों घोड़ों को बाग डोर से बांध दिया। तरुणी सूखी लकड़ियां बीन लाई और फिर उन्होंने मांस खंड भून भून कर खाना प्रारंभ किया। तरुणी ने सूरा चषक तरुण के मुंह लगाते हुए कहा, प्रिय, कितना स्वाद है इसमें, कहो तो। निस्संदेह, विशेषतः इसीलिए कि इसमें हमारी स्वतंत्रता का भी समावेश है। यही तो, परंतु प्रिय, कुशीनारा छोड़ते मेरी छाती फटती है। क्या कुशीनारा को बंधुल मल्ल की आवश्यकता नहीं है? नहीं है प्रिय मल्लिके। तभी तो जब मैंने स्नातक होकर तक्षशिला छोड़ा था तो गुरुपद ने कहा था, यह आयुष्मान जा रहा है, समस्त हस्तलाघव और राजकौशल सीख कर मल्लों के गौरव की वृद्धि करने। और मेरा हस्तलाघव क्या कुशीनारा ने इन 4 सालों में नहीं देखा? गणपति ने इन 4 वर्षों में जो गुरुतर राजकाज मुझे सौंपा, मैंने उसे सम्यक पूर्ण किया, परंतु गण संस्था का मुझ पर संदेह बना ही रहा प्रिय। मल्लों का सन्निपात जब जब हुआ, गण सदस्यों ने ईर्ष्यावश बाधा दी और मुझे उप सेनापति का पद भी मल्लों ने नहीं दिया। सदैव काली छंद शलाकाओं का ही बाहुल्य रहा सन्निपात में। मल्लिका ने सुराचरक भरा और कुरकुरा मांस खंड भून कर उसे पति को देते हुए कहा, प्रिय जाने दो, अमर्ष करने से क्या होगा, परंतु कुशीनारा अपनी जन्मभूमि है। जन्मभूमि अपनी माँ है,
उसी से मेरा शरीर बना है, परंतु कुशीनारा में तो अब नहीं रहूंगा प्रिय। मेरी तो यहाँ आवश्यकता ही नहीं। कितने ही संभ्रांत मल्ल मुझसे डाह करते हैं क्योंकि उन्होंने मुझे सर्वप्रिय होते देखा है, परंतु इससे तो उन्हें प्रसन्न होना चाहिए था। उन पर तुम्हारे सभी अलौकिक गुण प्रकट हैं। क्या और भी किसी मल्ल ने तक्षशिला में इतना सम्मान पाया है? नहीं। बंधुल ने प्याला खाली करके एक ओर रख दिया और उदास दृष्टि से वह मल्लिका की ओर देखकर बोला, मैंने इच्छा की थी कि मल्लों को मगध की लोलुप दृष्टि से अभय करूंगा, परंतु अब नहीं। तो फिर प्रिय, रज्जुल्ले की श्रावस्ती ही क्यों, लिच्छवी की वैशाली क्यों नहीं? महाली की लिच्छवी तो तुम्हारा परम मित्र है। तक्षशिला में वह तुम्हारा सहपाठी भी रहा है। वह उस दिन आया था तो तुम्हारे गुणों का बखान करते थकता न था। सुना है वह वैशाली के नगर द्वार रक्षकों का अध्यक्ष है। जानता हूँ प्रिय, परंतु महाली तो सदैव ही बंधुल की कृपा का भिखारी रहा है। आज बंधुल अपनी लाज खोलकर उसके पास नहीं जाएगा। फिर लिच्छवियों का गण आज अम्बपाली के स्त्रैण युवकों का गण है। वहाँ सुर सुंदरी ही प्रधान है। उनका संगठन भी नष्ट हो रहा है। उसका विनाश होगा प्रिय। ऐसा न कहो प्रिय। यहाँ रज्जुल्लों के बीच हमारे जो 2-4 छोटे छोटे गण हैं, उनमें वैशाली के लिच्छवियों ही का गण समृद्ध है, परंतु स्थायी नहीं है प्रिय। इससे तो श्रावस्ती ही ठीक है। कौशल के राजा प्रसेनजीत के बहुत लेख आ चुके हैं। वह हमारा आदर करेगा। हम 10 वर्ष तक्षशिला में साथ साथ पढ़े हैं। वह मेरे गुणों और शक्ति को जानता है। उसे मेरी आवश्यकता है। किंतु प्रिय, तुम्ही ने तो कहा मल्लों ने तुम्हारे गुणों से ईर्ष्या की है। तुम वहां भी क्या ईर्ष्या से बचे रहोगे? गुणी और सर्वप्रिय होना जैसा अभ्युदय का कारण है, वैसा ही ईर्ष्या का भी। फिर वह पराया जनपद, वह भी रजुल्लों का, जहां हम गणपत के स्वतंत्र जनों की थोड़ी भी आस्था नहीं है। तुम्हारा कहना यथार्थ है। ईर्ष्या होगी तो फिर यह खड़क तो है ही, पर अभी श्रावस्ती ही चलना श्रेयस्कर है। कौशलपति 5 महाराज्यों के अधिपति हैं। वह मूर्ख, आलसी और कामुक हैं। शत्रुओं से घिरा उसे एक विश्वस्त और वीर सेनापति की आवश्यकता है। आशा है वह हमारा समादर करेगा। ऐसा ही सही प्रिय। बहुत विलंब हुआ, बहुत सुस्ता लिए। अब चले। दोनों अपने अपने अश्व संभाले और आगे बढ़े। सूर्य ढलने लगा। दोनों यात्रियों की पीठ पर उसकी पीली धूप पड़ रही थी। मल्लिका ने कहा, रात्रि कहाँ व्यतीत होगी प्रिय? ब्राह्मणों के मल्लिका ग्राम में। वहां मेरे मित्र संकृत्य ब्राह्मण हैं, जो मल्ल जनपद में ख्याति प्राप्त योद्धा हैं। वे हमारा सत्कार करेंगे। वो सामने अचिरावती की श्वेत धारा दिख रही है प्रिय। उसी के तट पर उन सघन वृक्षों के झुरमुट के पीछे मल्ली ग्राम है। घोड़े को बढ़ाओ, हम एक मुहूर्त में वहां पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अपने अश्व फेंके। असील जानवर अपने अपने अधिरोहियों का संकेत पाकर हवा में तैरने लगे। सांध्य समीर और कोमल होकर उनकी पीठ पर थपकियां दे रहा था। ग्राम सामने आ गया। अचिरावती की श्वेत धारा रजत सिकता कनों में मंद प्रवाह से बह रही थी। अश्वारोहियों ने अपने अपने घोड़ों की लगाम ढीली की। अश्व तृप्त होकर शीतल जल पीने लगे। एक तरुणी मशक पीठ पर लादे नदी तीर पर आई। उसके पिंगल केश हवा में लहरा रहे थे। कंधों पर होकर श्वेत ऊनी कंबल वक्ष ढांप रहा था। कमर में लाल दुकुल था। यात्रियों को देखकर तरुणी ने कहा, कहाँ से आ रहे हो प्रिय अतिथियों? कुशीनारा से। जहां बंधुल मल्ल रहते हैं? मैं बंधुल मल्ल हूं। तुम तो ये श्रीमती मल्लिका हैं। स्वागत बहन। मैं सांकृत्य गौतम की पुत्री हूं। लोमड़ी गोपा है। बंधुल हंसते हुए घोड़े पर से उतर पड़े। मैं जल भर लूं तब चलें। पिता घर पर ही हैं, देखकर प्रसन्न होंगे। तू अश्व को थाम, मैं जल भरता हूं। ऐसा ही सही। गोपा ने मशक बंधुल को दे दी। बंधुल ने मशक भरकर कंधे पर रखी। गोपा घोड़े की रास थामे पैदल चली। मल्लिका अश्व पर सवार रही। आज किधर भूल पड़े बंधुल? भूल नहीं पड़ा, इच्छा से आया हूं। बहुत दिनों बाद? सचमुच, तब तो बहुत छोटी थी, पर मैं तुम्हें याद करती थी बंधुल। देवी मल्लिका अब कितने दिन मेरे पास रहेंगी? आज रात भर गोपा, तुझे सोने न दूंगी। खूब गप्पे होंगी। क्यों? मित्र गौतम क्या करते हैं? वही सूत्र रचते हैं। हंसी आती है बंधुल। सूत्र में एक मात्रा कर पाते हैं तो खूब हंसते हैं।
और अहल्या रोकती नहीं। माँ की परवाह करते कहाँ हैं? मैं ही उन्हें समय समय पर स्नान आह्वान कराती हूँ। वह सामने घर आ गया। पिताजी द्वार पर खड़े हैं। पिताजी, देखो मैं किसे लेकर आई हूँ। बंधुल को देखकर गौतम सांकृत्य बाहर आकर बोले, अरे मित्र बंधुल, स्वस्ति स्वस्ति। स्वस्ति मित्र गौतम। कहो, न्याय दर्शन पूरा हुआ या नहीं? अभी नहीं मित्र। इस धूर्त बोधायन को मैं कहता हूं कि मसल डालूंगा। मैंने धर्मसूत्र रचे हैं बंधुल। सच? तो मित्र गौतम सांकृत्य योद्धा, दार्शनिक और धर्माचार्य हैं। ये दुष्ट द्रविड़ कुछ करने देंगे तब ना। अनार्य संस्कृति को आर्य संस्कृति में घुसेड़ रहे हैं, और उधर यह ज्ञातिपुत्र महावीर। परंतु अरे मल्लिका देवी, आपका तो स्वागत ही करना मैं भूल गया। घर में स्वागत कैसा मित्र? फिर गोपा ने नदी तीर पर ही यह शिष्टाचार पूरा कर दिया। बहुत याद करती है गोपा तुम्हें बंधुल। तुम्हारे उस आखेट की उसे याद है जब उस गवय को एक ही वाण से तुमने मारा था। किंतु हाँ बेटी गोपा, जैमिनी कहाँ है? समिधा लेने गया है, वो आ रहा है। जैमिनी, ये हमारे मित्र मल्ल बंधु लाए हैं, मल्लिका भी हैं। एक वत्सतरी को लाकर काट दो मेरे द्वार पर वत्स, इन सम्मान्य अतिथियों के सम्मान में। क्यों मित्र, कोमल वत्सतरी का मांस, ओदन और मधु कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया मित्र गौतम। तो बेटी गोपा, देवी मल्लिका को भीतर ले जा और बंधुल के लिए अर्धे पान ला। क्यों मित्र, यही देवद्रुम की छाया में बैठा जाए? यही अच्छा है। मित्र गौतम, बोधायन की बात क्या कह रहे थे? कह रहा था, किंतु ठहरो। गोपा, थोड़ा शूरक मार दो, आग पर भून ला और पुरानी मैरे भी भर ला। बंधुल थका हुआ है। आग तैयार है, मैं भी भून लाती हूँ। सोमक के हाथ मैरे भेज रही हूँ। बैठ मित्र। हाँ, बोधायन नास्तिक कहता है, स्त्री के साथ अथवा यज्ञोपवीत किए बिना बालकों के साथ भोजन करने में दोष नहीं है। बासी खाना भी बुरा नहीं है, और मामा फूफू की कन्या से विवाह भी विहित है। वह भारत के 3 खंड करता है और गंगा यमुना के मध्य देश को सर्वोत्तम कहता है। वह भारत के आरट्ट, दक्षिण के कारकस्य, उत्पल के पुंड्र और बंग, कलिंग के सौरेव को प्रायश्चित विधान कहता है। परंतु मित्र गौतम, ऐसा दिखता है कि तुम्हारा न्याय दर्शन अब धरा रह जाएगा। ऐसा क्यों मित्र? तुमने क्या शाक्यपुत्र गौतम का नाम नहीं सुना? सुना क्यों नहीं? वह क्या आजकल काशी में है? नहीं, राजगृह गया है, परंतु उसका धर्म आग की भांति फैल रहा है। उसके आगे तेरा धर्मसूत्र और न्याय दर्शन कुछ नहीं कर पाएगा। देखा जाएगा मित्र। ले, मैरे पी। ला गोपा, गर्म गर्म भुने कुरकुरे मांसखंड दे दे। कह, कैसे हैं मित्र? बड़े स्वादिष्ट। मुझे नमक के साथ भुने कुरकुरे मांस में बहुत स्वाद आता है। तो यथेष्ट खा मित्र। खूब खा रहा हूं। परंतु मित्र गौतम, तुम जो ब्राह्मणों को अन्य जातियों से उत्कर्ष कर देते हो, यह ठीक नहीं। वाह, ठीक क्यों नहीं है? देखते नहीं, इन रज्जुलों ने ब्रह्मवाद को लेकर परिषद प्रारंभ की है और उसमें वे गुरुपद धारण किए बैठे हैं। वे ब्राह्मणों को हीन बनाना चाहते हैं। देखा नहीं, उस अश्वपति कैकेयी ने मेरे साथ कैसा नीच व्यवहार किया था। मेरे पुत्र ही के सामने मेरा अपमान किया और मुझे समित पाणित होकर उसके आगे जाना पड़ा। और उसने गर्व से कहा, बैठ गौतम, ब्राह्मणों में सबसे प्रथम मैं तुझे यह ब्रह्म विद्या बताता हूँ। आज से प्रथम किसी ब्राह्मण को यह विद्या नहीं आती थी। फिर वह गुह्य विद्या तुम सीख कर आए मित्र? खाक सिखाया। अरे कुछ विद्या भी हो। छल है छल, कोरा पाखंड। यज्ञ के ब्रह्मा को बना दिया ब्रह्म। पहले ब्रह्मा को लूट के माल में काफी हिस्सा देना पड़ता था, उनके अधीन रहना पड़ता था, उनके द्वारा यज्ञ अनुष्ठान कराकर महाराज और सम्राट की उपाधि ली जाती थी। पर अब वे ब्रह्म को जान गए और ब्रह्मज्ञानी हो गए। अरे मित्र बंधुल, इन ब्रह्म के ढकोसलों को मैं अच्छी तरह समझ गया हूं। तो मुझे भी तो समझा मित्र गौतम। सीधी बात है मित्र, यज्ञों में देवताओं के नाम पर गंधशाली का भात, वत्सतरी का मांस और कौशेय, दास दासी, हिरण्य सुवर्ण, बड़वा रथ दिया जाता था और समझा जाता था यह देवता की कृपा से है। पर तुम जानते हो मित्र, यह भाग्यहीन देवता भी पूरे ढकोसले ही थे। इनमें से किसी को एक भी आज तक किसी ने नहीं देखा। अब लोग यह संदेह न करेंगे कि ये देवता सचमुच है भी या नहीं। बस इन सबों ने बैठे ठाले ब्रह्म की कल्पना कर ली।
उसे देखने की कोई इच्छा ही नहीं कर सकता। वह आकाश की भांति देखने सुनने का विषय है ही नहीं। गौतम खूब ठहाका लगाकर हंसने लगे। बंधुल ने भी हंसकर कहा, तो इसी में अरुणी जैसे ब्राह्मण भी भटक गए। यही तो मजा है। और उस यज्ञवल्क्य को देखो, उन विदेहों के पीछे कैसे गुड़ का चिमटा बना चिमटा पड़ा है। उनके ब्रह्म भी ऐसी गंभीर व्याख्या करते हैं कि मित्र देखकर हंसी आ जाती है। तो तुम हंसा करो गौतम, क्योंकि तुम मूर्ख हो मित्र। ऐसा न करे तो वह सहस्र स्वर्ण कार्षपर्ण और सहस्र गौ कहाँ से पाए। तुम भी उनकी ही तरह हाँ में हाँ मिलाया करो, कदाचित अहल्या कौशेय पहने। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है मित्र। यह रज्जुलों के कौशल हैं। राजभोग को भोगने के लिए यह आवश्यक है कि जो संदेह करे उसकी बुद्धि को कुंठित कर दिया जाए। कुछ को उत्तम आहार खाने को, कुछ को उत्तम प्रसाद रहने को और कुछ को सुंदरी दासियां भोगने को दे दी जाएं। वे उन्हीं का गीत गाएंगे। सच कहते हो मित्र गौतम। अरे मैंने तो वो नियम बनाए हैं मित्र कि तू भी क्या कहेगा। यदि शूद्र किसी द्विज को गाली दे या मारे तो उसका वही अंग काट डाला जाए। उसने वेद पाठ सुना हो तो कान में टीन या शीशा पिघलाकर भर दिया जाए। वेद पढ़ा हो तो उसकी जीभ काटकर टुकड़े कर दिए जाएं। अरे वाह मित्र गौतम, अनर्थ कर दिया तूने बेचारे शूद्रों। और उपाय ही क्या है भाई? देखते नहीं ब्राह्मणों का कैसा ह्रास हो रहा है। अच्छा फिर देखो कब तक तेरा सूत्र संपूर्ण होगा। अभी तो विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम कर मित्र, शैया तैयार है। अध्याय साकेत। कौशल नरेश प्रसन्नजीत साकेत में ठहरे थे। वे सेठी मृगार के पुत्र पुंड्रवर्धन के ब्याह में सदल बल साकेत आए थे। राजधानी श्रावस्ती यहाँ से 6 योजन पर थी। सरयू के तट पर बसा यह नगर उस समय प्राची से उत्तरापथ के सार्थ पद पर बसा होने के कारण स्थल व्यापार और नौ व्यापार दोनों का ही मुख्य केंद्र था। उन दिनों सरयू आज के समान ऐसी क्षीणकाय न थी। उसका विस्तार 1.5 मील में था और उसमें बड़े बड़े पोत चलते थे। उस समय साकेत भारत के 6 प्रमुख नगरों में से था। प्रसन्नजीत का यहाँ एक दुर्ग और हर्म था। उसी में महाराज प्रसन्नजीत अवस्थित थे। आम बौरा रहे थे और उनकी सुगंध से मत्त भौरों के गुंजन वातावरण में गूंज रहे थे। वृक्षों ने नवीन कोमल और मृदुल परिधान धारण किया था। शीत कम हो गया था। संध्या रक्षण मनोहर था। अस्तगत सूर्य की लाल लाल किरणें नौ कुसुमित वृक्षों पर लोहित प्रभा बिखेर रही थी। साकेतवासी तरुण तरुणियां स्वच्छंद सांध्य समीरण का आनंद लेने सरयू तट पर इकट्ठे थे। बहुत रजत सिकता पर नंगे पैर चलकर विनोद कर रहे थे। बहुत नंगे बदन तैराकी प्रतियोगिता की होड़ लगा रहे थे। तरुणियों में अनेक कोमल नवीन केले के मनोहर वर्ण वाली आर्य ललनाएं थीं। बहुत चंपक वर्णी रूप यौवन भार से लदी विष तरुणियां थीं। कितनी ही कर्पूर सम उज्ज्वल वर्णस यवनियां थीं, जिनका सुगौर चिक्कन सुगौर ग्रात मरमर प्रशस्त निर्मित मूर्ति सा प्रतीत होता था। उनकी नीलवर्ण आंखें और पिंगल केश उनके व्यक्तित्व को प्रकट कर रहे थे। बहुत सी स्वर्णकेशी स्वर्णवर्णा ब्राह्मण कुमारियां थीं। कितनी घन केशपाल वाली घनश्याम कोमल ग्रात वाली गोधूम वर्णी वैश्य तरुणियां थीं, जिनका तरुण अति मादक था। नाना कुलों के तरुण भी अपने अपने वस्त्र उतार कर सरयू के तट पर कुछ आकटी और कुछ आकंठ जल में जल क्रीड़ा कर रहे थे। उनके व्यायाम पृष्ठ सुडौल शरीर, उन्नत नासिका, विशाल वक्ष और प्रशस्त मस्तक उनके कुलीन होने के साक्षी थे। कोई प्रणय कलह में, कोई सामोद क्रीड़ा में, कोई हस्त लाघव में और व्यायाम में लीन था। तरुण तरुणियां यहाँ स्वच्छंद विहार कर रहे थे। बहुत युगल जोड़े नाव पर चढ़कर उस पार जाकर जल में कूद पड़ते थे। बहुत जोड़े होड़ बदकर जल में डुबकी लगाते। उनकी मृणाल सम सुनहरी भुजाएं और स्वर्णगात नील घनश्याम केश राशि जल के अमल भीतरी स्तर से मोहक दिख रही थीं। सैकड़ों छोटी नौकाएं जल में तैर रही थी और युवक युवती थक कर कभी कभी उनका आश्रय लेकर सुस्ता लेते थे। बहुत नौकाओं पर मैरे, माध्विक, भुने हुए मांस और विविध फल बिक रहे थे। तैरते हुए युवक खरीद खरीद कर आकंठ जलमग्न होकर खा पी रहे थे। ऐसे ही समय में बंधुल मल्ल और मल्लिका अपने थके हुए अश्वों को लिए सरयू तीर पर आ पहुंचे। मल्लिका ने प्रफुल्ल होकर कहा, साकेत में जीवन है प्रिय। रज्जुलों के अधिकार में भी जनपद इतना प्रसन्न हो सकता है, यह मैंने सोचा भी नहीं था। आओ प्रिय, हम भी स्नान करके अपने शरीर की थकान मिटा लें। हवा बड़ी सुंदर चल रही है। ऐसा ही हो प्रिय, मल्लिका ने कहा। बंधुल घोड़े से कूद पड़ा और हाथ का सहारा देकर उसने मल्लिका को उतारा।
एक दास को संकेत से निकट बुलाकर कहा, अश्वों को मलदल ठीक कर दे प्रिय, ये 4 निष्कले मैरे के लिए। दास ने हंसकर रजतखंड हाथ में ले लिए और अश्व की रास संभाली। दोनों यात्रियों ने वस्त्र उतारे और वे अनायास ही जल राशि में घुस गए। उनके हस्त लाघव और कुशल तैराकी से सभी आश्चर्य करने लगे। उन्होंने तैरने वालों को ललकारा, बढ़ो मित्र, जो कोई उस तट पर पहले पहुंचेगा उसे मित्र सहित भरपेट मैरे पीने को मिलेगा। बहुत तरुण तरुणियां हंसकर उनके पीछे हाथ मारने लगे। किनारे से लोग हर्षफुल्ल होकर चिल्लाने लगे। सबसे आगे बंधुल दंपति थे। सबसे पहले उन्होंने तट स्पर्श किया। मल्लिका हाफती हुई सी हंसने लगी। लोगों ने हर्ष ध्वनि की। संपन्न युवक ने अपनी नौका पास लाकर कहा, स्वागत मित्र, मेरी यह नौका सेवा में उपस्थित है, इस पर चढ़कर मेरी प्रतिष्ठा वृद्धि करें। बंधुल ने हाथ के सहारे से मल्लिका को नौका पर चढ़ाते हुए कहा, हम लोग अभी अभी साकेत आ रहे हैं। कहाँ से मित्र? कुशीनारा से। अच्छा, बंधुल मल्ल की कुशीनारा से? मित्र, मैं ही बंधुल मल्ल हूं। तेरी जय हो मित्र। फिर उसने हाथ उठाकर पुकारा, कुशीनारा के मल्ल बंधुल मित्र का साकेत में स्वागत है। बहुत लोग नौका के पास उमड़ आए। बहुतों ने दंपति पर पुष्पों की वर्षा की। नौका के स्वामी ने हंसकर कहा, मैं हिरण्यनाभ कौशल्य का मित्र हूं, साकेत का छत्रप, बांधुल्य के शौर्य से मैं परिचित हूं। हिरण्यनाभ कौशल्य की गरिमा से मैं भी अविदित नहीं हूं छत्रप। तक्षशिला में गुरुपद से मैंने आपका नाम सुना था। और मैंने भी मित्र, महाराजा धीराज से तेरी गुण गरिमा बहुत सुनी है। अब इधर किधर? महाराज के दर्शन हेतु। साधु, महाराज आजकल यही हैं, कल दर्शन हो जाएंगे, परंतु आज मेरे अतिथि रहो मित्र। मल्लिका, ये महाक्षत्रप महाराज हिरण्यनाभ कौशल्य हैं। गुरुपद ने कहा था वे अवंती गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ स्नातक हैं और ज्ञान गरिमा में काशी के संपूर्ण राजाओं से बढ़कर हैं। मैं अपने पति का ऐसे गौरवशाली मित्र प्राप्त होने पर अभिनंदन करती हूँ। और मल्लिका, हम अपने मित्र के अतिथि होने जा रहे हैं। प्रिय, यह असाधारण सौभाग्य है, परंतु महाक्षत्रप महाराज को क्या इनकी स्मृति है? इनका कहना है महाराज 10 वर्ष साथ पढ़े हैं तक्षशिला में। महाराज भी यही कहते हैं देवी। वे कहते हैं बंधुल सा एक मित्र कहीं मिले तो जीवन का सूखापन ही दूर हो जाए। ऐसा कहते हैं? तब तो महाक्षत्रप महाराज को मित्र का बहुत ध्यान है। किंतु मल्लिका देवी, तुम्हारे पति क्या ऐसे वैसे हैं? मैंने अवंतिका में गुरुपद से सुना था कि राजनीति और रणनीति में बंधुल का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं है, और जल में तैरने में महाक्षत्रप। आज देखा हमने प्रतिस्पर्धी देवी मल्लिका को। महाक्षत्रप हंस दिए, मल्लिका भी हंस दी। बंधुल ने कहा, यही हमारे अश्व हैं, वे पहुंच जाएंगे मित्र। नौका हमें क्रीड़ोद्यान के नीचे पहुंचा देगी। इसके बाद क्षत्रप ने एक दास को अश्व ले जाने के लिए भेज दिया। उन्होंने मल्लिका को संबोधन करके कहा, वो मेरे उद्यान का घाट दिख रहा है देवी मल्लिका? देख रही हूँ महाक्षत्रप, अभी हमें आए कुछ ही क्षण बीते हैं, पर ऐसा दिख रहा है जैसे हम घर में ही हों। घर में ही हो देवी मल्लिका। मित्र, हम आ गए, तुम उतरो और क्षण भर ठहरो, तब तक मैं आवश्यक व्यवस्था कर दूं। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।